नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी कुवैत में हुए दर्दनाक अग्निकांड को लेकर, क्योंकि वहां पर फिलहाल अभी ताजा हालात किस तरीके से हैं। क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो 40 भारतीयों की अभी तक मौत की जानकारी मिल रही है। हालांकि ये आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। तो इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे, इसके साथ ही अन्य तमाम खबरों का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुबह की खास सुर्खियों पर। कुवैत में हुए दर्दनाक अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। आज कुवैत पहुंच रहे हैं विदेश राज्य मंत्री। अब तक 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद बतौर पीएम ये पहला विदेश दौरा। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू आज तीसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य होंगे समारोह में शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 आतंकवादियों के स्केच जारी कर 5-5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा। सूचना देने वाले की गुप्त रखी जाएगी पहचान। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। टैंकर माफिया पर एक्शन और पानी की बर्बादी रोकने जैसे विषयों पर दिल्ली सरकार से मांगा गया है जवाब। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और झारखंड समेत बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू की तपिश। अगले 4 से 5 दिन राहत मिलने के कोई आसार नहीं। और खेल की खबरों में T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। अमेरिका को 7 विकेट से मात देकर सुपर 8 में बनाई अपनी जगह। 4 विकेट लेने वाले अर्शदीप बने प्लेयर ऑफ द मैच। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां कुवैत में बुधवार को हुए अग्निकांड के बाद दर्दनाक हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों में 42 भारतीय भी शामिल हैं। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर लोग केरल और तमिलनाडु के हैं। इस हादसे की खबर के बाद दोनों राज्यों के परिवारों में गम का माहौल है। और इस भवन में आपको बता दें कि लगभग 195 मजदूर रहते थे, जिसका स्वामित्व मलयाली व्यवसायी केजी अब्राहम के नेतृत्व वाली कंपनी के पास है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर +965 655 05246 जारी किया है। कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वाइका ने मुबारक अल कबीर अस्पताल, फरफानिया अस्पताल का दौरा कर घायल श्रमिकों से मुलाकात की और दुर्घटना स्थल का भी निरीक्षण किया है। भारतीय दूतावास कुवैती कानून प्रवर्तन, अग्निशमन सेवाओं और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय भी कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में हुए इस घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और पीड़ितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है। और वहीं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन आज सुबह कुवैत के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि हमने कल शाम पीएम के साथ बैठक की। वहां पहुंचते ही स्थिति साफ हो जाएगी। स्थिति ये है कि पीड़ित ज्यादातर लोग जल गए हैं और कुछ शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। पीड़ितों की पहचान के लिए एक डीएनए परीक्षण भी चल रहा है। जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी, उनके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और शवों को वापस वायुसेना के प्लेन से लाया जाएगा।
हमारे पास कल रात के नवीनतम आंकड़े हैं। हताहतों की संख्या लगभग 48 से 49 है। इनमें से 42 या 43 भारतीय लोग हैं। See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48, 49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. और वहीं प्रधानमंत्री आज से इटली के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगे। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री इटली के अपुलिया प्रांत में 15 जून तक आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर इटली जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी मुठभेड़ के बाद डोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों का स्केच जारी किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा की है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि आतंकवादियों के भद्रवाह थात्री और गंधोह के ऊपरी इलाकों में होने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की सूचना मिली है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम जनता से कुछ नंबरों की सूची जारी करके इन आतंकवादियों की उपस्थिति या गतिविधि के बारे में जानकारी देने की भी अपील की है। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। दरअसल कल जम्मू कश्मीर के डोडा में तंता इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक एसओजी पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद घायल एसओजी कांस्टेबल इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा में स्थानांतरित किया गया। माना जा रहा है कि ये वही आतंकी समूह है जिन्होंने मंगलवार को डोडा में भारतीय सेना की चौकी पर हमला किया था, जिसमें 5 भारतीय जवान और जम्मू कश्मीर का एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और तवांग जिले के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पेमा खांडू आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल केटी पटनायक डी के कन्वेंशन हॉल ईटानगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पहले कल ईटानगर के वेंकट हॉल में केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद रविशंकर प्रसाद और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक में पेमा खांडू को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सांसद तापिर गाव, नावम रिविया, वरिष्ठ भाजपा नेता चाउना मैन सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि 60 सीटों की अरुणाचल विधानसभा में भाजपा को 46 सीटों पर जीत मिली है। और चलिए अब बात कर लेते हैं इस बार अब संसद को लेकर, जहां आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। आपको बता दें कि वही राज्यसभा सत्र 27 जून से संचालित किया जाएगा। 3 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी और इसके साथ ही 26 जून को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। इस संक्षिप्त सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ये पहला संसद सत्र होगा। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर जल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के जल संकट पर फिर सुनवाई होगी और इससे पहले कल अदालत में दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, क्या टैंकर माफिया पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, क्या दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कुछ एक्शन लिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वो आज की सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल कर सकती है। और वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की ओर से हरियाणा पर लगातार कम पानी छोड़ने के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोपों को राज्य के सिंचाई व जल संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा की ओर से दिल्ली को पूरा पानी भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इतना पानी भेजने के बाद भी दिक्कत है तो दिल्ली सरकार को अपना जल प्रबंधन देखना चाहिए। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी के गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर इलाके के वेहटा हाजीपुर गांव में स्थित एक घर में अचानक भीषण आग लग गई। घर से आग की लपटें निकलते देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक बच्चा भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अपर पुलिस आयुक्त दिनेश पी ने कहा कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनकी पहचान की जा रही है। थाना लोनी बॉर्डर ग्रामीण जोन है। यहाँ पे देर रात सूचना मिली है कि एक व्यक्ति के घर पे आग लगी है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसी सूचना पे थानाध्यक्ष एवं फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुंची। वहाँ पे एक महिला और एक बच्चे को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि वो फायर जो है पहला और दूसरे मंजिल में था, नीचे से फायर हुआ था। ऊपर के लोग वहाँ पे पहले और दूसरे मंजिल में ट्रैप हो गए थे। उसमें से 5 लोगों को बरामद किया गया है, जो कि उस फायर एक्सीडेंट में उनकी कैजुअल्टी हुई है। उसमें बच्चे भी हैं, उसके बुज़ुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं। तो इन सभी को शिनाख्त कर रहे हैं और बाकी जो घायल है उनको अच्छे से इलाज हो, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां गर्मी और लू के कारण उत्तर भारत में एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गर्म हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत गांगे पश्चिम, बिहार और झारखंड में तेज लू चलने की संभावना व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्सों में हीटवेव की स्थिति रहने की भी संभावना है। गांगे पश्चिम के पुरुलिया में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस, झारखंड के डाल्टनगंज में 46.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं से बचने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने के साथ साथ अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह दी जाती है। वहीं दिल्ली के एक वकील विभोर आनंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत पत्र दाखिल किया है, जिसमें विभोर आनंद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी शिकायत की जानकारी देते हुए विभोर आनंद ने लिखा कि चुनाव आयोग ने 2 मई को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया था कि कांग्रेस गारंटी कार्ड द्वारा डाटा संग्रह करना आरपी अधिनियम की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पार्टी के अन्य लोगों ने ईसीआई के आदेशों की स्पष्ट रूप से अवहेलना करते हुए अपनी खटाखट योजना जारी रखी। विभोर आनंद ने चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश की अवहेलना करने के कारण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी 136 सांसदों को अयोग्य करार देकर कार्रवाई की मांग की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज और कल जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उपराष्ट्रपति तनोट माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके उपरांत उपराष्ट्रपति वीओपी बावलियावाला का दौरा करेंगे और बीएसएफ जवानों से बातचीत करेंगे। तो वहीं 14 जून को उपराष्ट्रपति 154 बटालियन बीएसएफ जैसलमेर में एक समारोह में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आज से आपको बता दें कि श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार फिर से आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। आज सुबह ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, पुरी के सांसद संबित पात्रा, बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी समेत अपने तमाम मंत्रियों के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। कल शपथ के बाद ओडिशा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मंदिर के चारों गेटों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला लिया गया है।
इसके साथ ही विकास परियोजनाओं के डिस्ट्रक्शन के लिए 500 करोड़ रुपए के कॉपर्स फंड की भी घोषणा की गई। दरअसल कोविड काल के बाद से ही पुरी के मंदिर में भक्तों को केवल मुख्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति थी। चुनाव के समय हम बोले थे कि 4 द्वार जो है उसको खोलने के लिए कैबिनेट बैठा, शपथ ग्रहण के तुरंत पश्चात कैबिनेट बैठा और कैबिनेट जो पहली जो दो निष्पत्ति लिया प्रभु जगन्नाथ और शिव मंदिर के आधारित हुआ। मंत्री परिषद के सभी सदस्य आज यहाँ पे उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसका प्रोटेक्शन के लिए, उसका रेस्टोरेशन के लिए 500 करोड़ कॉर्पस फंड का ऐलान भी किया गया है। ये हमारा कमिटमेंट, हमारा डेडिकेशन, हमारा डिवोशन प्रभु जगन्नाथ जी के पास हम दिखाता है। और अब खबरें योग दिवस की तैयारियों से जुड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। योग दिवस से पहले देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के कैथल में आयुष विभाग और आयुर्वेदिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण में सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं, कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। योग शिविर के नोडल अधिकारी के मुताबिक 19 जून को योग दिवस के लिए रिहर्सल की जाएगी और 21 जून को योग दिवस के दिन मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योग शिविरों में आने वाले कई पुरुषों और महिलाओं ने बताया है कि अपने जीवन में योग को अपनाकर वो पूरी तरह से निरोग और स्वस्थ होकर एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। योग जो है शुरू से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। एक अध्यापक होने के नाते मैं इस विषय से जानकार थी, परंतु जैसे ही हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो मैंने सही मतलब अभी समझा है। मैं मैडम जी और सर जी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने निःशुल्क शिक्षा के द्वारा इसका प्रसार बढ़ाया है। मेरे घुटनों में पेन रहता था, उसमें बहुत आराम मिला है और बॉडी फ्लेक्सिबल हुई है। जैसे झुकते हुए पेन होता था उस चीज में बहुत ज्यादा आराम मिला है। मैं जब से योग से जुड़ी हूँ मुझे कोई दोबारा काला मोतिया नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल ठीक हूँ। माइग्रेन भी ठीक हुआ और पता नहीं कितनी बीमारियां थी मुझे नहीं पता। और वहीं योग का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर जहां केंद्र की मोदी सरकार गंभीर है तो वहीं तमाम योग गुरु ऐसे भी हैं जिन्होंने योग को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा रखा है। जनपद मुरादाबाद के योग गुरु कैलाश यादव जो पिछले 25 सालों से मुरादाबाद के कंपनी बाग में लोगों के लिए योग की निःशुल्क पाठशाला लगाकर लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाते हुए सेहतमंद बना रहे हैं। योग में अगर आते रहेंगे तो कभी उन्हें डॉक्टर को जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमेशा जो स्वस्थ रहेंगे और हमेशा जब तक जिंदगी है उनकी हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। यहाँ पर निःशुल्क जो है सबको सिखाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते और हमेशा जो है सबको स्वस्थ रखते हैं हर तरीके से। उनको कोई बीमारी नहीं आती योग करने वालों के लिए जितना भी है। और वहीं योग गुरु से योग की शिक्षा लेने वाले लोगों ने इस काम को काफी सराहनीय बताया है। आइए सुनते हैं। जब से इस योग में हम लोग जुड़े हैं तब से हमारे शारीरिक मतलब ये है जो अस्त व्यस्त शरीर था मतलब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होने के बाद मतलब हम लोग आज की तारीख में ना पैरों में दर्द है ना सांस फूलती है, 4-6 किलोमीटर चल भी लेते हैं पैदल। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें मुझे सर्वाइकल की परेशानी थी, हाथ में सुन्नपन था, तो मैंने योग यहाँ पर आई, यहाँ पर देखा ये केसी यादव जी हैं योग कराते हैं तो मैं यहाँ से जुड़ी और यहाँ पे मैंने 5-7 साल से योग 5-6 साल हो गए मुझे योग करते हुए। तो मुझे सर्वाइकल में, हाथ में सुन्नपन में बहुत आराम है मुझे इससे। मैं जबकि पेशेंट हूँ, मेरे को 2 बार फालिश और वो हो चुका है, लेकिन फिर भी यादव सर की वजह से मैं यहाँ आती हूँ। जो कि उनका सिखाने का ढंग है वो इतना अच्छा है, बहुत लाजवाब। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के 3रे संस्करण की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान 2024 के तहत 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में 3 श्रेणियों प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो के तहत 33 सम्मान दिए जाएंगे।
बता दें कि भारत और विदेशों में योग के संदेश के प्रसार में मीडिया की सकारात्मक भूमिका और जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने जून 2019 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान स्थापित किया था। दिशा निर्देशों के अनुसार मीडिया घराने के 12 जून 2024 से 25 जून 2024 की अवधि के दौरान बनाए गए और प्रकाशित लेखों या प्रसारित ऑडियो विजुअल सामग्री की प्रासंगिक क्लिपिंग के साथ निर्धारित प्रारूप में नामांकन का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रविष्टियों की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2024 है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात सेहत की भी कर लेते हैं। दरअसल कैंसर रोगियों के लिए बनी हुई एक नई दवा की अब बात करते हैं, जहां कैंसर के मरीजों को रेडियोथेरेपी लेने के बाद होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने के लिए एक नई टैबलेट लॉन्च की गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने आज बीते कल न्यूट्रास्यूटिकल ऑक्टोसाइड को लॉन्च किया, जो कैंसर रोगियों पर रेडिएशन के दुष्प्रभावों को कम करेगा। इसका उद्देश्य रेडियोथेरेपी से गुजर रहे कैंसर रोगियों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। वहीं ऑक्टोसाइड को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। फिलहाल इस टैबलेट का इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट के रूप में किया जाएगा। कैंसर के इलाज के लिए मुंबई में स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर के निदेशक ने रेडियोथेरेपी से होने वाले दुष्प्रभावों से पीड़ित पेल्विक कैंसर रोगियों के इलाज में सहयोग के लिए बार्क के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने रोगियों पर इसके उल्लेखनीय परिणामों पर संतोष भी व्यक्त किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं देश की महंगाई को लेकर, जहां देश में महंगाई में बड़ी गिरावट आई है। महंगाई दर गिरकर 12 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा महंगाई मई में सालाना आधार पर घटकर 4.75% रह गई, जो पिछले 12 महीने में सबसे निचला स्तर है। जबकि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.83% थी। मई में खाद्य मुद्रास्फीति की दर अप्रैल के 8.75% से घटकर 8.62% हो गई। ग्रामीण मुद्रास्फीति मई में घटकर 5.28% रह गई, जो पहले 5.43% थी। इसी बीच मई में शहरी मुद्रास्फीति की दर 4.15% रही। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खेलों की, जहां भारत ने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में अब अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय टीम ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। अमेरिका की ओर से दिए गए 111 रनों के लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत को पहला झटका विराट कोहली के रूप में लगा, जो 0 पर सौरभ नेत्रवलकर की गेंद पर आउट हो गए। इससे थोड़ी ही देर बाद सौरभ नेत्रवलकर ने कप्तान रोहित शर्मा को 3 पर चलता किया। भारत का तीसरा विकेट ऋषभ पंत के रूप में गिरा, जिन्हें अली खान ने 18 रनों पर बोल्ड किया। सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। सूर्य कुमार ने नाबाद 50 और शिवम दुबे ने नाबाद 31 रन बनाए। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूएसए की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 110 रन बनाए। अमेरिका की शुरुआत खराब रही और टीम का पहला विकेट शन जहांगीर के रूप में सामने आया, जो 0 के स्कोर पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। इसके थोड़ी देर बाद ही अर्शदीप सिंह ने फिर स्ट्राइक की और एंड्रिस गॉस का विकेट गिरा दिया, जो 2 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। कप्तान एरॉन जोन्स का विकेट हार्दिक पांड्या ने लिया। पांड्या ने जोन्स को 11 रनों के स्कोर पर चलता किया। अमेरिका की ओर से नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा 27 रनों की पारी खेली, तो वहीं नीतीश के अलावा स्टीवन टेलर ने 24 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप ने 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी आंचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।